Hello all my dear students, welcome back to our official channel JK Career Institute and in my class। तो आज हम अटेंड करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर की हमारी सेकेंड क्लास। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो रिलेटेड होंगे कंसंट्रेशन टर्म से। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि क्या होता है। हमने वहाँ ये सीखा था कि सॉल्यूशंस हम किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स भी बहुत सारे हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था पूरे लेक्चर का। अब आज की क्लास में हम उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एक सॉल्यूशन चैप्टर का। तो आज की क्लास को आप एंजॉय करेंगे ये मैं आपको श्योर कर देता हूँ। पहले ही कॉपी और पेन अपने तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल जो भी मैं बोलूँगा लर्न करूँगा वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, तो न्यूमेरिकल्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है आज की क्लास का वो मैं रीड करता हूँ आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ 450 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। समझ गए आप सभी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है कि एक 450 ml का सॉल्यूशन है। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, गिवन डेटा मैं आपके सामने नोट कर देता हूं। यहाँ पर सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम प्रोवाइड कर रखा है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 450 ml। और ये सॉल्यूशन है किस चीज का, NaOH का। कितना NaOH है सॉल्यूशन में, 5 ग्राम NaOH है, ये हमसे मेंशन कर दिया है। मतलब यहाँ पे मुझे वेट दिया है किसका, NaOH का। NaOH का ये सॉल्यूशन है और वेट उसका मुझे कितना गिवन है, 5 ग्राम। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है मुझे सॉल्यूशन की। कैसे करते हैं मोलैरिटी कैलकुलेट, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम हम हमेशा किस में रखते हैं, लीटर में, ये भी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इस NaOH सॉल्यूशन की, यहाँ इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है मेरे लिए, NaOH, क्योंकि देखिए इसकी क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पे मुझे सॉल्वेंट भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आखिर ये सॉल्यूशन किस चीज में बनाया गया है, तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे कि ये सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर में। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी मेंशन ना करें कि सॉल्यूशन किस चीज में बना है, तो बस हम क्या अज्यूम कर लेंगे, वाटर, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो चलो अब अगर मुझे इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होंगे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, जो कि है NaOH, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, जो कि मुझे ml में दिया हुआ है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। अब अगर मैं NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो देखो मुझे क्या चाहिए, इसका वेट चाहिए और इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों बातें एक ही है। वेट तो मुझे गिवन है यार, देखो कितना, 5 ग्राम, और मुझे मालूम है मोल निकालते समय मैं मास हमेशा किस यूनिट में रखता हूँ, ग्राम में, ठीक है। मोलर मास यार इसका चाहिए, तो NaOH का मोलर मास फटाक से हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो NaOH, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सब मिला के कितना हो गया, 40 ग्राम। तो इस तरह से यहाँ पे 40 ग्राम इसका मोलर मास, तो 1/8 हमारे सामने क्या आ गए, NaOH के मोल्स आ गए। इसे ऐसे ही छोड़ दो आप, क्योंकि पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1/8 इंटू, जब नंबर ऑफ मोल्स रखोगे तो देखो 1/8 ऐसे नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके मल्टीपल्स में आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 450 ml। तो 450 यार रखना किसमें, लीटर में, दिया किसमें, ml में। तो 1000 से डिवाइड लगा के ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ देखो 1000 से डिवाइड लगाओगे तो ये 1000 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर। मतलब फाइनली आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो 1 × 1000 अपॉन में 450 इंटू 8, और जब आप फाइनली इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। देखो कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो, खुद कैलकुलेशन करने में एबल हो, इस वजह से, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा हमारा कैलकुलेशंस में। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं, आपको फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। यूनिट में क्या लिखना है, कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी।
समझ में आ गया आपको न्यूमेरिकल इजीली? फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला को देखते हुए हमें सारा काम करना था यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना अगला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अब पहला न्यूमेरिकल कर लिया हमने, दूसरा न्यूमेरिकल हम अपना देखते हैं। न्यूमेरिकल आप सभी देखिएगा, हमसे कह रहा है न्यूमेरिकल में कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4 in 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4 means carbon tetrachloride। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन को, सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा, 22 ग्राम बेंजीन यानी कि C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, ये क्या है? बेंजीन। 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किया गया है 122 ग्राम CCl4 में यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और हमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करने के लिए कह रहा है? परसेंटेज वेट बाय वेट यानी कि मास परसेंट किसका? बेंजीन का, कि हम बेंजीन का मास परसेंट यहाँ से कैलकुलेट करें कितना होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? परसेंटेज बाय वेट हमसे पूछ रहा है, तो 5% का हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में, क्या होता है? परसेंटेज m/m मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। मालूम है ना, ऊपर हम क्या रखते थे? सॉल्यूट, और नीचे सॉल्यूशन। सिर्फ एक जगह सॉल्वेंट आता था, किसमें? मोलैलिटी में, ठीक है। इनटू इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा मास परसेंट। अब देखो सॉल्यूट यहाँ कौन है, तो क्लियरली वो मुझसे कह रहा है कि बेंजीन का मास परसेंट कैलकुलेट करना है, यानी वही मेरा सॉल्यूट है। दूसरा, उसी की क्वांटिटी कम है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि मेरा सॉल्यूट कौन है? बेंजीन ही है। तो 22 हम यहाँ पे पुट करेंगे बेंजीन का मास अपॉन में सॉल्यूशन का मास कितना होगा? तो सॉल्यूशन का मास देखो, ये 122 ग्राम CCl4 का मास है, ये 22 ग्राम C6H6 का मास है, दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन बना है। मींस सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा? 122 प्लस में 22 यानी कि 22/144। ये जो टोटल है ये 144, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। इनटू जब इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा मास परसेंट। और टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेट करके रखा है, इसका आंसर आपका आएगा 15.27%। आप यहाँ से सीधे सीधे आंसर लिख लीजिए, परसेंटेज बाय मास, ये हो जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेशंस आप सभी खुद कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन का, एक्चुअल में वो समझाना मेरा पर्पस है ये न्यूमेरिकल कराने का, कि आप कॉन्सेप्ट को समझे कि हमें किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो एक और ये अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन अब हम अपना कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप सभी देखिएगा स्क्रीन पर, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 in a solution contains 30% by mass in CCl4। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि CCl4 के अंदर बेंजीन का एक सॉल्यूशन बनाया गया है जो है 30% बाई मास, और हमसे कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करूं C6H6 का। समझ में आ गई बात? तो C6H6 का मुझे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। गिवन डेटा सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन का। मुझसे कह रहा है 30% बाई मास, मेरे लिए यहाँ पर क्या है? बेंजीन है, यानी कि C6H6 सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन बनाया किसमें गया है? CCl4 में। मतलब मेरे जो सॉल्वेंट है वो कौन है? CCl4 है। बात आई समझ में? मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन, जीटा कैलकुलेट करना है किसका? बेंजीन का। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैसे करेंगे? तो यार मोल फ्रैक्शन के देखो फॉर्मूला क्या होता था? जिसका अपॉन सबका। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में NB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, अपॉन में टोटल मोल्स यानी N टोटल। अब N टोटल मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। समझ में आई बात? N टोटल मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो इस क्वेश्चन में तो यार मुझे सबका मास दिया हुआ है ना, सिर्फ मुझे दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो
मास किसका किसका मालूम है? किसी का नहीं। ऐसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन बस कह रहा है 30% बेंजीन है और CCl4 कितना है मालूम ही नहीं। तो देखो जब भी आपसे ऐसे बोले कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट कि 30% बाई मास, 30% बाई मास, तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना, आप टोटल मास जो है सॉल्यूशन का, मास किसका सॉल्यूशन का, अपनी तरफ से कितना मान लो 100 ग्राम। ओके ये तरीका है, बिकॉज हम परसेंटेज हमेशा किसमें से निकालते हैं 100 में से, तो अपनी तरफ से सॉल्यूशन का मास कितना मान लो 100 ग्राम। अब देखो इस 100 ग्राम में से 30% कौन है? बेंजीन है, क्योंकि बाई मास बोल रहा है ना, तो मास का 30% हिस्सा किसका है? बेंजीन का है। ठीक, तो 100 का 30% कितना होता है? 30, मतलब बेंजीन का मास अगर आपसे यहाँ पूछे तो कितना आ गया 30 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन है, उसका 30% यानी 30 ग्राम, तो 30 ग्राम कौन है? बेंजीन है। यही तरीका होता है, कभी भी आपसे बोले 30% बाई मास तो मान लो 100 ग्राम, अगर बोल देता 30% बाई वॉल्यूम तो मान लेते 100 ml। समझ में आ गई बात? इस तरह से। तो अब देखो बेंजीन का मास मिल गया, रिमेनिंग जो बचा वो किसका मास होगा? CCl4 का। तो मास ऑफ CCl4 की अगर बात करें तो ये हमें कितना मिल गया यहाँ पर? 100 में से 30 ग्राम हटा दो, बचा 70 ग्राम, तो ये क्या है? CCl4 है। बात आ गई समझ में? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, तभी मैं मोल फ्रैक्शन निकाल पाऊंगा बेंजीन का। तो यहाँ पर देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन मुझे चाहिए तो मुझे उसका वेट मालूम है कितना? 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट अब मुझे चाहिए बेंजीन का, तो मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। C6H6 फॉर्मूला बेंजीन का, 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन यानी 12, प्लस में 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 1, 12 6 जा 72 और प्लस ये 6, तो 78 ग्राम यहाँ से किसका मॉलिक्यूलर मास आ गया? बेंजीन का। तो 30/78 यहाँ पे आप कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा? 15/2 39, 15/39 यहाँ से मेरे लिए हो गया बेंजीन के मोल्स। अब इसी तरह से अगर मुझे CCl4 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो CCl4 के भी मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू उसका मास, जो कि मुझे कितना गिवन है 70 ग्राम, अपॉन में इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास देखो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास ऑफ CCl4 कितना मिलेगा? एक कार्बन है यानी कि 12, प्लस 4 क्लोरीन है, तो 4 × 35.5, मतलब यहाँ फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस में आएगा 142 प्लस 12 यहाँ से 154 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से 154 ग्राम जो है वो किसका मास आ गया? मोलर मास आ गया मेरे लिए CCl4 का। अब देखो दोनों के जब मुझे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं, किसके किसके? बेंजीन के और CCl4 के, तो अब मैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकता हूँ। अब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के बस मुझे क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू ऊपर बेंजीन के मोल, जिसका अपॉन सबका करते हैं ना, तो 15 अपॉन में 39 अपॉन में किसके नंबर ऑफ मोल्स? अब टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल मतलब बेंजीन के 15/39 प्लस CCl4 के नंबर ऑफ मोल 70 अपॉन में 154। जब आप फाइनली इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेशंस आप आराम से कॉपी में अपनी कर लेना। समझ में आ गई बात? अप्रोच जो था प्रॉब्लम का वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो एक और क्वेश्चन ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ डेंसिटी ऑफ अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऑफ 20% बाय मास इज 1.202 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलैरिटी। सबसे पहले हमसे एक चीज़ क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी, और दूसरा मोलैलिटी, मतलब हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है और मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है
20% पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी हमें क्या गिवन है 1.202 ग्राम। देखिए ये न्यूमेरिकल एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, और ऐसे जो न्यूमेरिकल जिनमें डेंसिटी गिवन होगी सॉल्यूशन की, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को हमें कैसे सॉल्व करना है। डेटा जो है क्वेश्चन का वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक 20% बाय मास सॉल्यूशन है, 20% बाय मास किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, जिसकी डेंसिटी मुझे गिवन है कितनी, डेंसिटी हमें दी है 1.202। तो हम इसे सिंपली 1.2 लिख देते हैं ग्राम पर ml, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि मुझे इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे कैपिटल M कैलकुलेट करना है और दूसरा मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल m यानी मोलैरिटी। चलिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी। देखिए कैसे करना है, मोलैरिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है। दूसरा मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होगा, समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पर फिर मुझे दिया क्या है 20% बाई मास पोटेशियम आयोडाइड, तो 20% बाई मास फिर से हमसे बोल दिया, तो हम सॉल्यूशन का मास अपनी तरफ से कितना मान लेंगे 100 ग्राम, वही सेम मेथड, समझ में आई बात। अब यहाँ से 100 का 20% कितना होता है 20, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं पोटेशियम आयोडाइड का मास तो वो मेरे लिए कितना आ गया 20 ग्राम, और रिमेनिंग अगर मैं जो सॉल्वेंट है उसका मास पूछूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया यहाँ से 80 ग्राम। बात आ गई समझ में। चलो अब देखो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स मुझे मास मिल गया, मोलर मास मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, दोनों मुझे मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो यार अब वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, तो भाई वॉल्यूम ही निकालने के लिए आपको ये डेंसिटी गिवन है, यहाँ पर ये जो हिंट आपको डेंसिटी की दी गई है वो वॉल्यूम निकालने के लिए दी गई है। कैसे, क्योंकि मास इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। अब मास कितना है सॉल्यूशन का, टोटल मास 100 ग्राम, और हमने डेंसिटी कितनी हमें दी हुई है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml, तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 1.2 जब आप कैलकुलेट कर लोगे इसकी वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से डेंसिटी, वॉल्यूम, वो भी किसमें मिलीलीटर में मिलेगा, क्योंकि देखो डेंसिटी में नीचे क्या दिया ग्राम पर ml, मिलीलीटर में डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम भी मुझे किसमें मिलेगा मिलीलीटर में। अब इस मिलीलीटर को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें 100 से क्या करूंगा, सॉरी 1000 से डिवाइड लगाऊंगा, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा यहाँ ऊपर, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा इनटू में 1000। बात आई समझ में, ये क्या हो गया मेरे लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं। तो अब अगर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको और प्रॉब्लम में गिवन है, प्रॉब्लम में आपको पोटेशियम आयोडाइड का मास दिया होगा, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास जो होगा वो होगा 83 पॉइंट में, नहीं सॉरी यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास यहाँ पर 166 ग्राम, ठीक है। आप सभी याद रखना कि मोलर मास जो है पोटेशियम आयोडाइड का वो आपको कितना गिवन है यहाँ पर 166 ग्राम, ठीक है, ये गिवन है आपको प्रॉब्लम में। तो अब यहाँ से देखो मास आपको कितने मिल गए यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का 20 ग्राम, तो 20 अपॉन में 166 अपॉन में वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, तो 100 इंटू में 1000, और अपॉन में ये जो 1.2 आएगा ये यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू में 1.2 मीन्स फाइनली मोलैरिटी इज इक्वल्स हो जाएगी 20/166 इंटू 100। अब देखो इसे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो हम सिंपली इसे 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू में यहाँ पर ऊपर में 1.2
2। तो ये आप फाइनली जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मोल पर लीटर में। समझ में आ गई बात। अब देखो एक चीज़ तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर ले जाएंगे। अब अगर मुझे यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो देखो वो भी देख लेते हैं हम यहीं पर साथ में ही। ये मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ मोलैरिटी देख लेते हैं। मोलैरिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का यहाँ मुझे मास रखना होता है, ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इकलौता यही था ना जिसमें हम नीचे सॉल्वेंट का मास रखते थे, तो वो हम यहाँ कितना रख देंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड ये सॉल्यूट मेरा, तो ये 20 ग्राम इसका मास अपॉन में 166 इसका मोलर मास। सॉल्वेंट का मास हमने कितना निकाल लिया यहाँ से, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम यहाँ पर हम अच्छा एक और चीज़, ये जो मैंने निकाला वो ग्राम में है, हमें रखना किस में होता था मास, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड लगा देंगे। तो फाइनली मोलैरिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 20 इंटू में ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 अपॉन में 166 इंटू में 80, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से मोलैरिटी। जब आप इस नंबर को कैलकुलेट यहाँ पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे और ये आपको किस में मिलेगी, मोल पर किलोग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से आप मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों निकाल लोगे। ये एक एडिशनल हिंट गिवन थी प्रॉब्लम में जो शायद क्वेश्चन में फ्लैश ना हुई हो, बट यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि पोटेशियम आयोडाइड की मोलैरिटी मोलर मास आपको गिवन है कितना, 166 ग्राम। ठीक है, ये अब हमने कर लिया। तो चलिए अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज, तो अपने उसी टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है वेपर प्रेशर। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वेपर प्रेशर। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना पूरा फोकस बनाए रखना होगा क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको हमारे डेली लाइफ की एक घटना को देखना होगा, और वो घटना है पानी का गर्म करना। जब भी हम वाटर को बॉईल करते हैं, सपोज करिए ये कोई कंटेनर है जिसमें मैंने वाटर ले रखा है, इस कंटेनर में है वाटर, और अब मैं इस वाटर को बॉईल करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करूँगा तो ये वाटर देखिए वेपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ सरफेस के ऊपर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये वेपर फेज में कन्वर्ट होने लगेंगे जब मैं इसको बॉईल करना शुरू करूँगा, बॉइलिंग पॉइंट पे जाते ही। अब ये वेपर मॉलिक्यूल, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये ऊपर की तरफ उठते हैं, और अगर कंटेनर खुला हुआ है तो ये वेपर उड़कर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। बात आ गई इतनी समझ में आपको। बट सपोज करिए, सपोज क्या कर रहा है, चलिए हम डायरेक्टली समझते हैं। हमने देखा भी है कि अगर मैं इस बर्तन को ऐसे बंद कर दूं, जो भी मैंने कंटेनर लिया है उसको मैं सील कर दूं, मतलब आप किसी केतली में पानी गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप क्या करिए, ढक्कन लगा दीजिए। तो जब अब आपने केतली पर ढक्कन लगा दिया है तो देखिए कुछ समय तक तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वेपराइज होकर ऊपर जाते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाएगी। मतलब अब सरफेस पर और वाटर वेपर के मॉलिक्यूल आने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये वेपर मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना। पानी केतली पर आपने देखा होगा जब ढक्कन हटाते हैं ऊपर केतली का तो उस पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई मिलते हैं ना, तो वो क्या होती हैं, वाटर वेपर से फिर अगेन कन्वर्ट होने लगती है किसमें, वाटर में। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ क्या कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज होके ऊपर जा रहे हैं अपने आप ही। जब मैं इन्हें गर्म कर रहा हूँ तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज होकर ऊपर उठ रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी पिछली क्लासेस में। हिंदी में इसे कहा जाता है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, सरफेस के ऊपर ही जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं इनका वेपर के मॉलिक्यूल्स में स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। बात आ गई समझ में। तो इवेपोरेशन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सरफेस इनटू वेपर फेज इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, इवेपोरेशन की।
अब देखिए यहाँ पर कुछ समय के बाद जब मैंने इस ढक्कन बर्तन को सील कर दिया है तो ये वेपर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो यहाँ सरफेस पर ये वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये फिर से कन्वर्ट होने लगते हैं किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल्स में। तो अब ये दोबारा कन्वर्ट होकर इस तरह से नीचे आने लगेंगे। अब वेपर मॉलिक्यूल्स का वापस लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्जन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये भी आप सभी पढ़ चुके हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है संघनन, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि द कन्वर्जन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, ये तो इवेपोरेशन था और ये क्या है, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, और कंडेंसेशन का मतलब क्या कि वेपर कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इस वाटर को हीट दे रहे हैं ना, हम अपनी तरफ से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। मतलब कि ये लिक्विड से वेपर में ये जो कन्वर्जन है ये कैसी रिएक्शन है, कैसी प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ध्यान से देखिए तो हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है लिक्विड से जब भी वेपर में वाटर कन्वर्ट हो रहा है, और जब वाटर यहाँ पर अगेन वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। तो ये एक कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, हम इसे एक प्रोसेस कह सकते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस है। तो ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, और कंडेंसेशन कैसी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। मोहम्मद समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं, वेपर के ये जो मॉलिक्यूल वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे आ रहे हैं, ये इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर ना प्रेशर डालते हैं। जब ये ऐसे उसके ऊपर गिरते हैं तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ये इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अब ये जो प्रेशर डालते हैं उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ये प्रेशर कहलाता है पार्शियल प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कौन सा प्रेशर है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स इंसर्ट कर रही हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर। समझ में आ गई बात। अब देखो धीरे धीरे जब यही पार्शियल प्रेशर बढ़ने लगता है तो यही पार्शियल प्रेशर बढ़ते 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 एक टाइम पर जो है मैक्सिमम पहुंच जाता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू को ये अपनी अटेन कर लेता है। मैक्सिमम वैल्यू कब पहुंचेगी, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ऊपर वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे और मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होके किस में आने लगेंगे, लिक्विड फेज में वापस। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे वह पार्शियल प्रेशर की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, पार्शियल प्रेशर जब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो इसी मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर। इसी पार्शियल प्रेशर को हम, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर जो है हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। कि लिक्विड का यही क्या है, वेपर प्रेशर। मतलब अब आप वेपर प्रेशर समझ चुके हो कि वेपर प्रेशर क्या है, किसी भी लिक्विड का वेपर फेज में कन्वर्ट होना और वापस वेपर फेज से कन्वर्ट होके लिक्विड फेज में आते समय उसके लिक्विड ड्रॉपलेट्स के थ्रू लगाया गया उसके सरफेस पे जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। यार ये मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर मुझे मिलेगा कैसे, जब मैक्सिमम वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट होकर किस में आने लगेंगे, लिक्विड फेज में। जितना ज़्यादा वेपर यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर लगाएगा, एक्सर्ट करेगा लिक्विड की सरफेस पे, तब जाके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम पहुँचेगी और तभी मुझे मालूम चल पाएगा वेपर प्रेशर। मतलब अब मेरा टारगेट क्या है कि पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम कब कब होगा, मैं इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराऊं, उन्हें प्रेडिक्ट करूं। तो अब मेरा काम होगा ये कि मैं पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम कैसे होगा इस चीज़ को चलो हम लोग देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो इसे आप लोग ऐसे रफली नोट कर लो। चलिए
तो अभी अभी हमने क्या देखा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। लेकिन अब पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी कैसे, इस चीज़ की कंडीशंस हम डिराइव करते हैं। तो एक बार फिर से हम चलिए स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। हमने क्या देखा था कि ये कंटेनर था और कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया हुआ था, वाटर लिया हुआ था। तो ये वाटर मैंने ले रखा है कंटेनर के अंदर। सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जब मैं इसे बॉईल करना स्टार्ट करूंगा तो यही वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप कन्वर्ट होके वेपर फेज में जाने लगेंगे कुछ इस तरह से। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होके किस में बदल रहे हैं, वेपर फेज में, भाप में बदल रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इवेपोरेशन। मतलब अगर मैं बात करूं T इक्वल्स टू 0 टाइम की, T इक्वल्स टू 0 टाइम, T इक्वल्स टू 0 टाइम का मतलब जस्ट अभी मैंने बॉइलिंग स्टार्ट हुई है, अभी मेरी बॉइलिंग मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है T इक्वल टू 0 टाइम पर। तो देखिए T इक्वल टू 0 टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इस समय बस मेरे लिए कौन सी प्रोसेस हो रही है, इवेपोरेशन की। मतलब इस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा है, मैक्सिमम है। रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा है, मैक्सिमम। समझ में आई, स्टार्टिंग में देखिए मैक्सिमम तो हम नहीं कह सकते, हम बोलते हैं कि इस समय बस रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम अभी नहीं पहुंचेगा, ठीक। T इक्वल टू 0 टाइम पे इवेपोरेशन लगातार कैसा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। कुछ समय बाद देखिए, अब अगर मैं इसी कंटेनर को फिर से बनाऊं तो आप कुछ समय बाद क्या देखोगे कि इवेपोरेशन जब हो रहा था तो अब धीरे धीरे इवेपोरेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि ऊपर यहाँ सरफेस पर जगह नहीं बची है। मतलब ये जो अब ड्रॉपलेट्स हैं ये सरफेस को इन वेपर्स ने पूरी तरह से कवर कर रखा है। तो अब देखो यहाँ पर जब यहाँ जगह नहीं बची है ऊपर वाली सरफेस पर, तो अब यहाँ स्टार्ट होगा कंडेंसेशन की भी प्रोसेस, क्योंकि अब ये लोग और ज़्यादा वेपर को अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई वैसे ही जगह नहीं है और तुम लोग क्या होगे, पहले कुछ लोग जाओ यहाँ से तब नए लोग आना। तो मतलब अब अगेन ये वेपर्स किस में कन्वर्ट होने लगेंगी, लिक्विड्स में। जो केतली के ढक्कन के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वही अगेन वेपर में कन्वर्ट हुई होती है, लिक्विड वही बनते हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ कंडेंसेशन की भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अगर मैं बात करूँ T इक्वल्स टू T टाइम की, मान लो कोई टाइम T है, इस पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हो रहा है इंक्रीज और साथ ही साथ में रेट ऑफ कंडेंसेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों चीज़ें अब मेरे लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। रेट ऑफ कंडेंसेशन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। बात आ गई समझ में। अभी तक देखो यहाँ पर T इक्वल टू 0 टाइम पे क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा लिक्विड था ये कन्वर्ट हो रहा था वेपर में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था किसमें, वेपर में। लेकिन T इक्वल टू T टाइम की बात करूं तो देखो मेरा लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, L2V मतलब लिक्विड टू वेपर, और साथ ही साथ में वेपर जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है। फिर से समझ में आ गई बात। अब T इक्वल टू T टाइम पर ये दोनों प्रोसेस मेरे लिए आ चुकी हैं। अब देखो एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है और ये वेपर अगेन किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना दोनों कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब जितनी तेजी से इवेपोरेशन होगा उतनी ही तेजी से कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। समझ में आई बात। जितनी तेजी से इवेपोरेशन होगा उतनी ही तेजी से कंडेंसेशन। मतलब अगर 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ से वाटर के वेपर में चेंज हो रहे होंगे तो तुरंत ही 5 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में भी बदल जाएंगे। एक टाइम यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। मतलब अगर उस थर्ड केस की मैं बात करूँ आपके सामने तो उसमें क्या होगा, थर्ड केस में यहाँ पर कि जितनी तेजी से कंडेंसेशन हो रहा होगा उतनी ही तेजी से इवेपोरेशन भी होगा। मतलब इवेपोरेशन का जो रेट है वो कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाएगा। RE मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। 5 मॉलिक्यूल अगर यहाँ से तुरंत बदलेंगे लिक्विड के वेपर में तो तुरंत ही वेपर से 5 मॉलिक्यूल लिक्विड के बदल के किस में आ जाए, वेपर के बदल के किस में आ जाएंगे, लिक्विड फेज में भी। तो ये टाइम मेरे लिए RE इक्वल टू RC का होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब ये कौन सा टाइम है, T इज इक्वल्स टू T
EQ, TEQ मीन्स T इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर जितनी तेजी से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, उतनी ही तेजी से लिक्विड भी फिर से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपर में। तो यहाँ पर वेपर और लिक्विड के बीच में क्या सेट हो गया है, इक्विलिब्रियम। अब आप बोलोगे यार ये इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ये तो नई चीज है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मतलब देखो, सपोज करो मैं ऐसे खड़ा हूं और कोई एक बंदा मुझे इधर से और एक बंदा इधर से मेरे दोनों हाथों को पकड़ के खींच रहा है। अगर ये दोनों ही मुझे सेम फोर्स से खींच रहे हैं तो क्या मैं किसी की तरफ जाने वाला हूं, मैं किसी की भी तरफ नहीं जाने वाला हूं। मतलब प्रोसेस तो हो रही है लेकिन कोई भी चेंज आपको नहीं दिख रहा है, फोर्स लग रहा है और मैं यहीं का यहीं खड़ा हूं। तो ऐसे स्टेज जिसमें आपको कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है किसी प्रोसेस के दौरान, तो हम बोलते हैं वो प्रोसेस किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप का हो सकता है। एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कि जिसमें काम जो है आपका रुक गया है और पूरे का पूरे प्रोसेस स्टॉप है, कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो वो मेरे लिए क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात। दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो सेट हुआ है आपका, ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस के बीच में, वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर कन्वर्जन की इस प्रोसेस के बीच में, वो इक्विलिब्रियम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है ना जिसमें प्रोसेस कंटिन्यू चलती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन आपको तब भी कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचो किसी बाल्टी में आप नल से पानी भर रहे हो, ठीक है, और 1 मिनट में बाल्टी के अंदर 1 लीटर पानी भर जाता है, सपोज कर लो अपनी तरफ से। आपने क्या किया, बाल्टी में नीचे एक छेद कर दिया। बाल्टी में छेद करने पे आपने छेद को कुछ इस तरह से बनाया है कि 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी उसमें से गिर भी जाए। तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाल्टी में भर रहा है और 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी बाल्टी में से निकल भी जा रहा है। यानी कि पानी के भरने का रेट और पानी के बाल्टी में से खाली हो जाने का रेट कैसा है, बराबर हो गया है। तो बताओ क्या आपको बाल्टी के पानी के लेवल में कोई भी चेंज ऑब्जर्व होने वाला है? आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि यार देखो जितनी तेजी से बाल्टी में पानी भर रहा है, सपोज कर लो यहाँ तक पानी था, उसमें जितनी तेजी से पानी आ रहा है उतनी तेजी से निकल भी जा रहा है दोनों। यानी पानी के भरने का रेट, यानी पानी के भरने का रेट और पानी के गिरने का रेट दोनों कैसा है, आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपको पानी के लेवल में कोई भी चेंज बाल्टी में दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये स्टेट जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं बोलूँगा इस बाल्टी में पानी का जो लेवल है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गया है। कैसे पता चला? देखो पानी इसमें भर भी रहा है और पानी गिर भी रहा है, प्रोसेस हो रही है, काम चालू है, लेकिन आपको कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो यही स्टेट क्या कहलाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। गतिज साम्यावस्था हिंदी में इसे कहते हैं। मतलब यहाँ गति तो है और फिर भी साम्यावस्था है, डायनामिक भी है, मोशन है, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम यहाँ पर सेट है। यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम क्या है, वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में और लिक्विड भी तुरंत किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर में। 5 मॉलिक्यूल तुरंत ही कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? वेपर में, और तुरंत ही 5 मॉलिक्यूल अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी, लेकिन दोनों इक्वल रेट से हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या सेट हो गया है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे मैं इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर ही जो मेरा पार्शियल प्रेशर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलती है। बात आई आपको समझ में? तो अब मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, मेरा टारगेट देखो क्या था, पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करना, और वो मुझे किस पर मिलेगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम पर। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आते ही पार्शियल प्रेशर कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आते ही कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। और इसी मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर को मैं क्या बोल दूंगा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब आप जान गए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब अगर मुझे वेपर प्रेशर को डिफाइन करना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेपर फेज या वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड ओवर द surface of liquid at a stage of dynamic equilibrium is known as vapor pressure, is known as vapor
प्रेशर। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। द प्रेशर exerted by the vapor phase of a liquid over the surface of the liquid at the stage of dynamic equilibrium is known as vapor pressure। क्या कहा मैंने आपसे अभी कि गतिज साम्यावस्था यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज में किसी लिक्विड की वेपर फेज के थ्रू उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगाया गया जो प्रेशर होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, वेपर प्रेशर बोलता हूँ, वाष्प दाब बोलता हूँ। हिंदी में इसे वाष्प दाब कहा जाता है। वाष्प दाब मतलब वाष्प यानी वेपर के थ्रू लगाया गया जो प्रेशर है। समझ में आ गई बात? तो वेपर प्रेशर टर्म यहाँ से अब आप फाइनली समझ चुके हो कि किसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आप आगे तो राउल्ट्स लॉ वगैरह पढ़ ही नहीं सकते हो। दूसरा एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, डिफाइन करो वेपर प्रेशर को, तो वहां पे आपको सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। समझ में आई बात? जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई एकदम आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वेपर प्रेशर की डायरेक्ट डेफिनेशन 1 से 2 मार्क्स में हमसे पूछ ली जाती है। किस तरह से हम वेपर प्रेशर को ऑब्टेन करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं, यहाँ उसका हमने एक ब्रॉड डिस्कशन कर लिया है। तो अब चलिए आगे का जो भी टॉपिक है हमारा हम उसे पढ़ते हैं। चलिए तो अब फाइनली जब हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है तो हम ये अब समझते हैं कि वेपर प्रेशर पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। मतलब क्या दुर्घटना अगर हम कराएं चीज़ सॉल्यूशन के साथ में कि वेपर प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाए और क्या दुर्घटना हम उसके साथ कराएं कि उसका वेपर प्रेशर घट जाए। मतलब कौन कौन से कंडीशंस कौन कौन सी चीज़ें उस पर इफेक्ट डालती हैं ये अब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अब से जब भी आप वेपर प्रेशर देखेंगे तो उस किस किस टाइप से आपको दिखेगा, किन किन सिंबल से दिखेगा, पहले मैं ये चीज़ आपको बता देता हूं। तो देखिए अगर अब से कहीं आपको P0 दिखा मिल जाए ऐसे P0, तो P0 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेपर प्रेशर को। P0 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेपर प्रेशर को। और एक चीज आप लोग और याद रखेंगे कि ये हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिनोट करेगा। किसके? प्योर सॉल्वेंट के। प्योर सॉल्वेंट यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि जनरली आपको P0 लिख के देगा तो वो प्योर सॉल्वेंट के लिए ही। बस आप इतना समझिए कि अगर मैं किसी प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ तो मैं उसे किससे डिनोट करूँगा, P0 से। किससे डिनोट करूंगा, P0 से। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई सॉल्वेंट A है, अगर A क्या है, मेरा कोई सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन नहीं बना है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे लिए क्या है, सॉल्वेंट। मैंने अभी इसमें सॉल्यूट नहीं डाला है तो सिर्फ ये सॉल्वेंट है तो इसका अपना कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा। समझ में आती बात? तो इसका जो खुद का वेपर प्रेशर होगा उसे मैं किससे डिनोट करूंगा, P0 से। तो इसका वेपर प्रेशर मैं क्या लिखूंगा, P0। अब क्योंकि मुझे पता है सॉल्वेंट कौन है, A, तो मैं क्या लिख दूंगा, P0A। P0A का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको P0B कहीं दिखा मिल जाए तो मतलब समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ B। ठीक है, एक चीज और नॉट देखकर, ये जो नॉट है P0, इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर लिखा हुआ है। प्योर स्टेट मतलब सिर्फ वो चीज अकेली है, अभी उसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया है, मतलब मिलाकर सॉल्यूशन तैयार नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। फिर तो ये चीज अब हमने समझ ली है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। हेडिंग आप सभी नोट कर लीजिएगा। हेडिंग हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, पहली चीज जो वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालती है वो होता है लिक्विड का नेचर। मतलब पहली हेडिंग आप क्या लिख लीजिए, नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड का नेचर कैसे इफेक्ट डालता है वेपर प्रेशर के ऊपर,
इस बात को हम समझते हैं। सपोज करिए मैंने 2 लिक्विड्स ले रखे हैं यहाँ पर। एक कंटेनर है यहाँ पर मेरे पास जिसमें मेरे पास वाटर भरा हुआ है। 2 लिक्विड मैंने काम लेंगे तो एक में मेरे पास क्या है, वाटर है, और दूसरे लिक्विड के तौर पर यहाँ सपोज करिए मेरे पास एथाइल अल्कोहल है C2H5OH। ठीक है, एक मेरे पास कौन सा लिक्विड है, वाटर, और दूसरा कौन है, एथाइल अल्कोहल। ये दोनों ही लिक्विड अलग अलग हैं तो इनका नेचर भी कैसा होगा, बिल्कुल अलग, डिफरेंट होगा। अब अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि बताइए दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अब दोनों का नेचर हमें स्टडी करना होगा कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये चीज़ समझने के लिए। तो देखिए वेपर प्रेशर आपको कब मिलेगा, जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे किसमें, वेपर मॉलिक्यूल्स में, फिर वही वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर नीचे आएंगे, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट होगा दोनों के बीच में, तब जाके आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, वेपर प्रेशर की। लेकिन अगर हम यहाँ देखें वाटर में, तो वाटर का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, एक ऑक्सीजन जिससे दोनों हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और जब भी कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम से अटैच होता है तो ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी हाइड्रोजन अपने किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनके साथ अटैच होता है तो हम बोलते हैं ये किसका केस हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी फोन आता है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आया। और कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो एक ये वाला इस OH का और दूसरा इसका। तो वाटर के केस में यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस क्यों यहाँ पर लेके आया हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर C2H5OH की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, C2H5, फिर अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन से अटैच कौन है, ये एक हाइड्रोजन C2H5OH। अब यहाँ पर देखिए से केवल एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है किससे, ऑक्सीजन एटम से, बाकी के सारे हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से। कार्बन इनके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो C2H5OH के केस में देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ वाटर देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होने का मतलब ये है ना कि लिक्विड के जो दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं उनके बीच में भी इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब देखो ये एक मॉलिक्यूल, इसी तरह से वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा इसमें। तो ये दोनों मॉलिक्यूल तो देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ तो बॉन्डिंग कर ही रहा है, साथ में इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स की एक लंबी चेन बनती चली जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिकॉज इसमें तो कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब ये सब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में है तो क्या बताओ ये इसको वेपर फेज में कन्वर्ट होने देंगे, यहाँ से वापस कन्वर्जन को ये रोकेंगे, बोलेंगे मत जाओ छोड़ के, ठीक है बॉन्ड में हम लोग के बीच में बना है मत तोड़ के जाओ इसको। लेकिन C2H5OH में क्या देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि यहाँ केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके कंपैरिजन में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत ही कम है, मतलब वाटर के कंपैरिजन में C2H5OH वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स को जाने में ज़्यादा अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट इससे कम है। मतलब अगर मैं दोनों में से पूछूं कि बताओ वेपर प्रेशर किसमें ज़्यादा हुआ, तो आप बोलोगे P0 किसका, C2H5OH का, क्योंकि अभी ये दोनों क्या है प्योर, तब हम क्या यूज़ कर रहे हैं P0, ये ज़्यादा होगा किससे, वाटर से, तो P0H2। समझ में आ गई बात, क्यों ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम है। तो यहाँ देखो आपने क्या देखा कि लिक्विड का जो नेचर होता है वो भी वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो मतलब अब एक रिजल्ट हम यहाँ से बना सकते हैं। रिजल्ट हम क्या बना सकते हैं यहाँ से कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स अगर कैसा हुआ, ज़्यादा हुआ, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, उस लिक्विड का कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर उसका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब रिलेशन वाइज फॉर्म में। अब देखो इस चीज़ का मतलब क्या है, अभी आपने देखा वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो उसका वेपर प्रेशर कैसा था, कम। एथाइल अल्कोहल में मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, देन उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, सॉरी, वेपर प्रेशर कैसा, ज़्यादा। ठीक है, दोनों कैसे एक दूसरे को इन्वर्सली रिलेट करते हैं। मतलब अगर हम यहाँ रिलेशन बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules is inversely proportional to vapor pressure, is inversely proportional to vapor pressure। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब देखो जब भी दो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, मतलब क्या, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा और अगर ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ देखो अगर वेपर प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है मॉलिक्यूल्स के बीच का, कम है, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से लिक्विड का जो नेचर होता है उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालता है। एक फैक्टर यहाँ पर अब आपने समझ लिया है। चलिए दूसरा फैक्टर अब हम लोग लगे हाथ समझ लेते हैं। वेपर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट डालने वाला जो दूसरा फैक्टर होता है उसका नाम होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर सेकेंड फैक्टर होता है जो इफेक्ट डालता है वेपर प्रेशर के ऊपर। अब देखो टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है। सपोज करो मेरे पास ये कोई लिक्विड है जिसको अभी मैंने जो है किसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, सपोज कर लो 50 डिग्री सेल्सियस, अपनी तरफ से लेट कर लिया मैंने। कितना टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैंने इस लिक्विड को रखा हुआ है। अब देखो इस लिक्विड के ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरह सरफेस पर होंगे। 50 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस तरह से कन्वर्ट होके वेपर फेज में जा रहे होंगे। समझ में आई बात। अब अगर सपोज करो मैं इसका टेम्परेचर बदल के कितना कर दूँ, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले के कंपैरिजन में कैसा कर दूँ, 2 टाइम्स। तो जैसे ही मैं इसको और टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा इसके सरफेस पे ये जो मॉलिक्यूल्स है ना इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक तो लगातार मोशन में रहते ही हैं। मैटर पार्टिकल के सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो कंटिन्यूअस मोशन में रहते ही हैं। अगर उनको कहीं से और एनर्जी मिल जाए तो ऐसा समझो कि बाइक में, रेसिंग वाली बाइक में नाइट्रो लगा दिया, एक तो खुद ही तेज, ऊपर से और एनर्जी मिल गई। तो अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो इनको लग गया नाइट्रो और ये लोग और तेजी से भागने लगते हैं। तो और तेजी से भागने का मतलब अब लिक्विड की सरफेस को एस्केप करने की इनकी जो टेंडेंसी होगी वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को छोड़कर जाएंगे उतने ही ज़्यादा वेपर यहाँ पे इकट्ठा होगी। जितनी ज़्यादा यहाँ पर वेपर इकट्ठा होगी उतना ही ज़्यादा कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन जितना ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन नीचे से हो ही रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम उतना जल्दी सेट हो जाएगा दोनों के बीच में और वेपर प्रेशर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू ये वाला टेम्परेचर। इस पर कम क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही मॉलिक्यूल्स छोड़ के जा रहे थे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और अगर इवेपोरेट की टेंडेंसी बढ़ गई इवेपोरेट होने की तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब अगर पूछें टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है वेपर प्रेशर पे, तो आप बोलोगे टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। क्यों हो जाती है उसका कारण अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। ठीक है, एक चीज़ यहीं पर हम देख लेते हैं। तीसरा फैक्टर जो कि इफेक्ट डालता है वेपर प्रेशर पे लिक्विड के, वो होता है सरफेस एरिया लिक्विड का, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड।
सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड का सरफेस एरिया देखो किस तरह से इफेक्ट डालता है। जितना ज़्यादा लिक्विड का सरफेस एरिया, सपोज करो मेरे पास कोई लिक्विड है जो इतने सरफेस एरिया में है, बस इतने से, और एक कोई दूसरा लिक्विड है जिसका सरफेस एरिया कुछ इतना है, तो अब देखो सरफेस एरिया लिक्विड का जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसकी सरफेस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मॉलिक्यूल्स इन दोनों में से कहाँ पे ज़्यादा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कम है, क्योंकि सरफेस एरिया कैसा छोटा, और इसके सरफेस में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिस। जितने ज़्यादा सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड को फेज को छोड़कर वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा ये कन्वर्जन होगा मॉलिक्यूल्स का, वेपर प्रेशर लिक्विड का उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि वेपर प्रेशर जो होता है वो लिक्विड के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम एक रिलेशन और यहाँ से बना सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। ठीक, तो इस तरह से देखो अब हमने क्या समझ लिया कि लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर जो होता है उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। साथ ही साथ में हमने शुरुआत में आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए और समझ लिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आज की क्लास को हम अपनी यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम वेपर प्रेशर के ऊपर जो लॉज दिए हुए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, यानी कि राउल्ट्स लॉ, उसको डिस्कस करेंगे। राउल्ट्स लॉ के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको हमारा जो भी कंटेंट है वो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि आप सभी अपडेट रहें हमारे चैनल से जो भी कंटेंट हो उससे। कोरोना वायरस से बच के रहिएगा आप सभी, हाथों को धुलते रहिएगा, सैनिटाइज करते रहिएगा, अगर पॉसिबल हो तो घर में ही रहिएगा, सेफ रहिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, बाय।